और जो है ना ये सब कुछ जो है वो प्लान किया। तो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आप लोग अपने रिस्पॉन्स से बताएंगे कि आप आज के सेशन के बाद कुछ ना कुछ तो जरूर लर्न करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं नुमान भाई। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। हम बी एफएससी के बाद बीएस में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना आ तो जाते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आगे हम जो है चूज कर लेते हैं कि हमने प्लांट साइंसेज की तरफ जाना है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, दूसरी भी बायोटेक्नोलॉजी जो है। पहले दो पॉइंट तो आपके तकरीबन तमाम जितने भी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं, जितने भी डिसिप्लिन है, इसके फर्दर कवर करती है। सबसे पहले बेटा जो आप लोगों का पहला पॉइंट है वो है आई हैव टू डू इट टुमारो। जो आप लोगों पढ़ रहे हैं, जो आपका टीचर आपको लेक्चर के अंदर बता रहा है, सबसे पहला एटीट्यूड जो आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैंने ये कल परफॉर्म करना है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सुबह मैंने ये करना है, ये अगले दिन मैंने करना है। आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी चीजें, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई जाने वाली तकरीबन 80% चीजें थ्योरी के बाद ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने करना होता है, उस चीजों को समझना होता है। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने इस तरह समझ के पढ़ना है कि मैंने इसको कल देखना है, मैंने आगे जो है ना स्ट्रक्चर में जो चीज है नाइट्रोजनियस बेसिस या जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है, इसको शायद मैंने एक्सट्रैक्ट करना है या इसको मैंने देखना है, कुछ भी करना है, ये सब चीजें मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है। ठीक है। दूसरी चीज जो एटीट्यूड के अंदर हमारी मेन चीज है वो है, अब हमें पता होना चाहिए वेट लैब्स और ड्राई लैब्स में क्या फर्क है। देखिए, वेट लैब वो लैब होती है जिधर आप एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी चीज की एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, किसी चीज के ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिधर ज्यादा से ज्यादा जो काम होता है वो एक टेक्निकल स्टाफ भी वो काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल डीएनए एक्सट्रैक्शन एक प्रोसीजर है के अंदर आप सी टैब मेथड के थ्रू प्लांट लीव से डीएनए निकालते हैं, या और मेथड को आप यूज करते हैं डीएनए निकालते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियन को भी वो सिखा देंगे कि अब आपने डीएनए के इस तरह लीव्स लेने हैं, फिर आपने उनको इस तरह ग्राइंड करना है, इसमें आपने इतना सी टैब डाल, टेक्नीशियन भी उसको कर सकता है। एक बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट और टेक्नीशियन में क्या फर्क होना चाहिए, यहाँ पे फर्क आता है वेट लैब और ड्राई लैब का। ड्राई लैब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज कि जहां पर आपने अपने आइडिया के जरिए चीज बतानी है, उस चीज को एनालाइज करना है, उसके ऊपर आपने विचार करनी है। ठीक है। ये है ड्राई लैब। फॉर एग्जांपल एक टेक्नीशियन है, उसको पता है कि मैंने इतना सी टैप डालना है, इतना जो है ना उसके बाद क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल डालना है, इतनी देर सेंट्रीफ्यूज करना है, देन आई विल गेट डीएनए फ्रॉम प्लांट सैंपल। अब एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम होना चाहिए, उसका एटीट्यूड किस तरह होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजिस्ट हमेशा यही सोचता रहे कि मैं किस तरह कौन से स्टेप को जो है ना वो शॉर्ट करूं, अपने टाइम को सेव करूं, किस स्टेप की कितनी इंपॉर्टेंस है, जो है ना इस तरह। अब उसके लिए जो सबसे मेन चीज, ये काम करने के लिए जो सबसे मेन चीज जरूरी है वो ये है कि आपको हर स्टेप, कोई भी प्रोसीजर हो उसका हर स्टेप का बेसिक प्रिंसिपल पता हो। ये हम जो है ना फॉर एग्जांपल डीएनए की एग्जांपल से चल रहे हैं, तो हम क्लोरोफॉर्म आइसो अमाइल अल्कोहल डालते क्यों हैं। हम जो है ना इसको अगर हमने वाटर बाथ में 65 डिग्री पे प्लांट सेल्स को रखना है, उसके एक्सट्रैक्शन को रखना है, तो क्यों रखना है। ये सारी चीजें जब हम वाई के जरिए उसको समझेंगे, एक एक प्रोसीजर का बेसिक प्रिंसिपल हमें हमें पता होगा, तब हम एक टेक्नीशियन से अलग सोचकर जो है ना वो अपना एक्सपेरिमेंट खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। और हम सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं, अगर हम इस प्रोसीजर को स्किप कर लें या इसकी जगह ये प्रोसीजर ऐड कर लें, तो हमारा जो है टाइम भी सेव हो सकता है, हमारे रिजल्ट भी ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, हमें ये नहीं कि हमें एक नोट्स मिल गए हैं, उसमें एक प्रोसीजर लिखा है और हमने उसे मनोअन तस्लीम कर लिया है। अब हमें पता है कि यार ये प्रोसीजर है, हमने इसी तरह बस जो है ना डीएनए निकालना। नो, आपने आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप इसके अंदर किस तरह चेंज कर सकते हैं। चेंज पॉजिटिव होनी चाहिए। चेंज में सबसे पहली चीज कि आपका टाइम, उसको आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। किसी भी प्रोसीजर का बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने जेल रन करनी है, तो जेल के ऊपर आप कितनी मतलब थिक जेल करें कि यार वो कम टाइम के अंदर रन हो जाए और आपको आपके बैंड्स मिल जाएं, प्रोटीन हो या डीएनए हो या आरएनए हो।
तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आप अपने दिमाग से सोचकर अप्लाई कर सकते हैं, एक टेक्नीशियन को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रूम में बैठे हैं और आपको तमाम चीजें, उनके प्रिंसिपल्स पता है, बेसिक प्रिंसिपल्स पता है, तो आप कॉपी पे बैठकर भी एक एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं। और आपने अपने टेक्नीशियन को बताना है, यार आपने जो है ना एग्रोज जेल जो है वो 0.5 ग्राम डालनी है टीआई बफर में 100 ml में, कैलकुलेशंस करके। वो आपकी ड्राई लैब है, जिधर बैठकर आप वो सोच रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। और जो टेक्नीशियन परफॉर्म कर रहा है वो वेट लैब है। अब दुनिया वेट लैब से ड्राई लैब्स की तरफ आ रही है, क्योंकि जिसका जितना स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा, जितना रैपिडली वो एफिशिएंट काम करेगा, तो वही आगे जो है ना वो तरक्की करेगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा जो है आज के लेक्चर में मतलब बिल्कुल टच करूंगा हर पॉइंट को, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने पे है, तो ये बड़े लंबे और लेंथी पॉइंट्स हैं एग्जांपल्स के थ्रू। लेकिन हमारे पास टाइम जो है, मैं 45 मिनट्स इंशाल्लाह लेक्चर रखूंगा, बाकी लास्ट 15 मिनट्स जो है वो आप लोग जो है ना क्वेश्चनिंग करेंगे। और इसको लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो आप इसके अंदर से इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। आई विल सेटिस्फाई यू विद आंसर्स। ओके, लास्ट जो पॉइंट है कि हमारा एटीट्यूड, हम देखें अभी तक इस बहस में पड़े हैं यार बायोटेक्नोलॉजी का आगे कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स काफी एफएससी के बाद बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं, पूछते हैं सर इसका स्कोप क्या है, सर हमें इसका फायदा होगा या नहीं होगा। आप ये मान लें, आप अगर बायोटेक्नोलॉजी में आए या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, आप माने कि कल फ्यूचर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का है। प्लांट्स की हमारी आज का जो सारा सेशन है प्लांट के गिर्द है। इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि बड़ा रोला है इस वक्त जो है ना यूरोप में, इवन टर्की में, वो जीएमओज जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बड़ी बहस है कि जीएमओज जो है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या वो हमारे लिए जो है ना वो किसी भी तरह आगे सूटेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, मतलब एथिकली रॉन्ग है या नहीं है। अब आप देखें, इस वक्त हमारी आबादी जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और एक एस्टिमेट के मुताबिक 2050 के अंदर तकरीबन 9 अरब हो जाएंगे हम। अब हम 9 अरब होंगे तो आबादी बढ़ने का सिर्फ एक नुकसान ये नहीं है कि हमें, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हमें वो बढ़ाना है, दूसरा नुकसान ये हमारी जितनी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो रिड्यूस भी हो रही हैं। जाहिर सी बात है, हमने कॉलोनीज भी बनानी है, हमने रहना भी है। जब हम ज्यादा होंगे तो हमें, जमीन तो हमारी इतनी है, ये तो एक्सपेंड हो नहीं सकती। अच्छा, अब हमारे पास जिधर हमने प्लांट्स ग्रो करने हैं खुद खाने के लिए, वो भी कम हो जाएगी जगह। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि हम आबादी में भी ज्यादा हो जाएंगे, अब हमें चाहिए भी खुराक ज्यादा और जगह कम। तो जब तक हम ऐसे प्लांट्स नहीं बनाएंगे, ऐसी चीजें नहीं बनाएंगे कि जो हमें कम जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन दें, हम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। और जब ये सर पे पड़ेगी हमारे कि हमारे पास अब जगह कम रह गई है और अब हमारे पास आबादी ज्यादा हो गई है और हमने खाना नहीं तो हम भूख से मरते हैं, तो जीएमओ भी हलाल हो जाएंगे, सब चीजें हलाल हो जाएंगी। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, कॉर्पोरेट्स जो है, इसमें इन्वेस्ट करेंगी कि ताकि हम कल को जो है ना जीएमओ प्रोडक्ट्स बनाएं। और मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है जीएमओ। आप कॉटन की एग्जांपल ले लें जो अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, या मेज की ले लें जिसपे सारा रोला है। तो ये स्कोप है, इसका फ्यूचर है, फ्यूचर बेस करेगा बायोटेक्नोलॉजी पे। ये आपको विद इन 10 और 15 ईयर्स आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि यार अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स नहीं बनाते तो हम बड़े पीछे रह जाएंगे, हम इंसानों को फीड ही नहीं कर सकते। तो हमें ये, जब बायोटेक्नोलॉजी में आ गए या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आ गए, तो हमें सबसे, हम जो है ना एटीट्यूड में हमारे होना चाहिए, यार हमारा स्कोप है, हमारा फ्यूचर है। हम अगर ये इसकी स्किल्स सीख लेते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं, तो कल को दुनिया को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम ह्यूमैनिटी को भी सर्व करेंगे इंशाल्लाह, और वर्ल्ड को भी। नेक्स्ट स्लाइड नुमान भाई। अच्छा, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी अब आपने रख लिया है, अब आपने इसको पढ़ तो लिया है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो अब आप आ गए हैं, आपने डिग्री भी हासिल कर लिया। अब आप किधर किधर जा सकते हैं, ये एक छोटी सी स्लाइड है। जिस तरह अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, किसी भी कंपनी है, एक वो प्लांट ब्रीडिंग कंपनी है, वो प्लांट को ब्रीड कराती है, उनके हाइब्रिड्स बनाती है। अब उसने रिसर्च करनी है कि कहते हैं कि यार कौन सी जो है ना प्लांट जो है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं हर चीज को एग्जांपल्स के साथ लेकर चलूंगा ताकि जो है ना आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो साथ के साथ जो है ना वो क्लियर होता रहे। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है कि उसने टोमेटो पे रिसर्च करनी है। अब
भाई जो है वो फार्मर से पूछेगा यार हमारे मुल्क में टोमेटो पे क्या मसला आ रहा है। फार्मर कहेगा सर हमारे मुल्क के अंदर हम जब टोमेटो को ग्रो करते हैं तो उसके ऊपर वायरस आ जाता है, टोमेटो येलो लीफ कल वायरस। हमें अगर कुछ ऐसे प्लांट्स मिल जाएं जिसमें लीफ कल वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो तो हम इससे बड़ी अच्छी यील्ड ले सकते हैं। फार्मर फीडबैक है। अच्छा, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी जेनेटिक जो है ना उसके सोर्सेज ढूंढना शुरू करती है। आप जो है ना वर्ल्ड जो है वेजिटेबल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है सबसे बड़ा AVRDC ताइवान के अंदर, उससे कांटेक्ट करती है। उनके पास बड़ा जीन बैंक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टोमेटोज हैं। वो वहां से वाइल्ड टाइप ऑफ टोमेटोज लेती है, यहाँ पे कंपनी लेकर आती है, उस पर रिसर्च करती है, उसको फील्ड में लगाती है। यील्ड तो उसकी कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन उस पर वायरस नहीं आता। अब वहां से वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देती है। तो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट अगर वो वहां से DNA निकालते हैं, फिर उसके एक मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो है वो डेवलप करने का हर बायोटेक्नोलॉजिस्ट को तकरीबन ये मेथड आना चाहिए कि एक मॉलिक्यूलर मार्कर जो है ना वो किस तरह डेवलप होता है। तो हम आज की कन्वर्सेशन के अंदर वो प्रोसीजर तो नहीं बताएंगे, क्योंकि हर प्रोसीजर एक एक घंटे की एक्सप्लेनेशन तो चाहिए। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर मार्कर जो है ना प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने कंपनी को बना के दे दिया। सर आप प्लांट का DNA लेंगे, उसको रगड़ेंगे, उसके ऊपर ये मार्कर अप्लाई करेंगे, तो ये मार्कर जो आपको बताएगा आपका प्लांट जो है ना वो रेजिस्टेंट है टोमेटो येलो लीफ कल वायरस से या नहीं। अब आपने रिसर्च कर दी, कंपनी को बता दिया, कंपनी उसको बनाना शुरू कर देगी, कंपनी सेल करेगी। अच्छा, ये आप एक बहुत बड़ा करियर जो है ना आप इसको परसू कर सकते हैं, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये एक एग्जांपल थी। इसके अलावा बेतहाशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीजें हैं। दूसरा फूड इंडस्ट्री है। आप ये तो तकरीबन हम तमाम लोग ही अपनी FSC से मैट्रिक की किताबों में पढ़ते हैं। बेवरेजेस हो गई, ये आपके जो है ना बेकरी प्रोडक्ट्स हो गई, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजिस्ट का क्या रोल है। फिर इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गई। अब जो भी हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कोई भी चीज हम बनाएंगे, जिस तरह प्लांट का सीड भी इवन है, वो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही है। अच्छा, ये तमाम चीजें तो हम बुक्स में पढ़ लेते हैं। जो एक इसके अंदर इंटरेस्टिंग फाइनल में जो है ना मैंने डाली फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, अब फार्मास्यूटिकल किन चीजों का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना मैंने एक जगह पहले भी एक जगह बयान किया, तो मुझसे क्वेश्चन हुआ कि सर ये फार्मास्यूटिकल तो एक केमिस्ट्री की सिंपल सी चीज है, चले प्लांट के थ्रू हम निकाल भी लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से इसको रिलेट करना, अभी 2020 का एक लेटेस्ट रिसर्च पेपर है, वो उसका लिंक जो है ना मैं उसमें तो नहीं डाल सका स्लाइड में, मैं वैसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अंदर उन लोगों ने रिसर्च की, इसराइल के साइंटिस्ट से। उन्होंने अब ये रिसर्च करना शुरू कर दिया कि चले GMO जो है ना वो बाहर तो हम उन्हें ग्रो नहीं कर सकते, उन्हें खा नहीं सकते, फीड नहीं कर सकते। अब वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट जीन्स इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह टोमेटो है उसकी जो स्किन है वो लाइकोपीन एक प्रोडक्ट है, उसकी वजह से रेड होती है। अब वो उसके अंदर कुछ इस तरह की जीन्स डाल रहे हैं, या किसी भी प्लांट के अंदर इस तरह की जीन्स जीन्स डाल रहे हैं कि वो लाइकोपीन की प्रोडक्शन को जो है ना वो ज्यादा कर ले, और वहां से लाइकोपीन को जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर ले, और डिफरेंट वो मेडिसिन के अंदर यूज हो। इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो चीज कम मिकदार के अंदर बनती है वो उसको बूस्ट कर रहे हैं, GMO बना रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, और बस उसके अंदर से एक्सट्रैक्शन करनी है खास कंपाउंड की, खास प्रोडक्ट की, जो आगे जो है ना डिफरेंट वो दे सकें किसी कंपनी को, फार्मास्यूटिकल कंपनी को, ताकि उससे जो है ना वो प्रोडक्ट्स बना सके, मेडिसिन बना सके। तो बायोटेक्नोलॉजी कि ये चार जो है ना डिसिप्लिन आपके पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये चार फील्ड जो ओपन है इस वक्त, जिसके अंदर आप जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, जिस तरह कर्शी एक कंपनी है, वो पूरी रिसर्च करती है हर्ब्स के ऊपर, और उधर से जो है ना वो दवाइयां बनाती है। तो आप ये चारों जो है ना आपके पास ऑप्शन खुले हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो आगे आप इनमें जा सकते हैं। नुमान भाई नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज को समझना हो तो उसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। सिंपल बेसिक डेफिनेशन किताब या इंटरनेट से रटी रटाई नहीं। और जो सिंपल और बेसिक डेफिनेशन किसी भी चीज की होती है, मेरी अभी तक की लाइफ में मुझे तो एक चीज पता चली है, वो आपको एक टीचर ही आपको बता सकता है, वरना हम किताबों से कोई चीज पढ़ के उस तरह नहीं समझ सकते। हाँ, जब तक हमें कोई समझाए ना, वरना तो आजकल नॉलेज जो है वो सारा गूगल के ऊपर अवेलेबल है। तो हम सारी चीजें डेफिनेशन तो हम वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर की जरूरत इसी वजह से है
सॉफ्ट स्किल्स बेटा वो स्किल्स होती हैं जो आप किसी दूसरे को सिखा नहीं सकते, सिंपली। और हार्ड स्किल्स किसी भी फील्ड की वो स्किल्स हो सकती हैं जो टीचेबल होती हैं, आप किसी को सिखा सकते हैं, तो वो स्किल्स कहलाती हैं हार्ड स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल पीसीआर लगाना है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, पीसीआर लगाना एक हार्ड स्किल है, ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल्स जो है ना, मैंने अपना गुस्सा किस तरह कंट्रोल करना है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मैं ये आपको सिखा नहीं सकता, अपनी खुद ही रेमेडीज करूंगा। तो सॉफ्ट स्किल आप खुद ही जो है ना अपने साथ जो है अपने आप को ही समझा रहे होते हैं तो बेहतर होता है। बाकी आपको कोई टीच नहीं कर सकता यार, आप जो है ना ये काम करें। एनी हाउ, सॉफ्ट स्किल्स के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जो सॉफ्ट स्किल के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट मुझे लगी अभी तक, मतलब इस फील्ड के अंदर आकर, सबसे पहले तो 3 C's हैं: क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। आप क्यूरियस होने चाहिए। किसी भी प्रोसीजर, किसी भी काम में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपकी क्यूरियोसिटी नहीं है, आप क्यूरियस नहीं है कि यार इसका क्या रिजल्ट आएगा, यार ये मैं कर लूं, ये चीज केमिकल, ये वाला मॉलिक्यूल मैं ज्यादा ऐड कर लूं तो इससे मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, तो आप एक अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं हो सकते। आपको क्यूरियस होना चाहिए हर वक्त कि यार ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं तो क्या बनेगा। यही चीज आपको लीड करती है क्रिएटिविटी की तरफ। जब आप क्यूरियस होंगे तो आप एक क्रिएटिव भी हो सकते हैं। आप फिर चीजों के अंदर अपनी चीजें, मतलब थोड़ा सा किताब से हटके, थोड़ा सा नोट से हटके, थोड़ा सा गूगल से हटके, आप खुद भी एक अपना एक्सपेरिमेंट, छोटा सा पायलट सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। और उसको जो है ना फिर आप आगे लेके जा सकते हैं। और तीसरी चीज के अंदर जो है कंसिस्टेंसी जो है, क्या आप अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। इसके अंदर मेन जो एक सॉफ्ट स्किल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप दूसरे एक्सपेरिमेंट को ही हार मान जाते हैं, तीसरी बार उसको कंडक्ट नहीं करते, तो यू आर नॉट अ गुड बायोटेक्नोलॉजिस्ट। इसी यही चीज पेशेंस है, कंसिस्टेंसी ही। पेशेंस जिसके अंदर होगा वही कंसिस्टेंट होगा, वही अपनी जो है ना काम को आगे लेकर चलेगा, आगे बढ़ेगा। अगली चीज है फोकस। फोकस बड़ा जरूरी है सॉफ्ट स्किल। एक सॉफ्ट स्किल आपको अपनी लाइफ के अंदर जो है ना, और अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपको जरूर सीखनी चाहिए, जरूर आपको आनी चाहिए फोकस। एक आप एक्सपेरिमेंट सुबह शुरू करते हैं और उसका आपको रिजल्ट शाम को 6 बजे मिलना है। अगर आप दरमियान में उसके तकरीबन 10 जो है ना स्टेप्स हैं, अगर आप एक स्टेप को भी मिस कर गए या आपका दिमाग कहीं और हुआ और जरा सा भी लैग कर गए, तो आपको शाम को जो है ना जेल पे बैंड्स की बजाय एक जो है ना बिल्कुल जो है वो छोटी सी चीज मिलेगी, या सिर्फ आपका जो है ना लेडर जो है वो नजर आ रहा होगा। या कोई और एक्सपेरिमेंट है अगर आपका, आपने फॉर एग्जांपल इलाइजा किया है, उसकी एक्सट्रैक्शन की है, तो जो है ना वो आपको शाम को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फोकस बड़ा जरूरी है। इसके छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं, पाइपटिंग होती है, पाइपटिंग के अंदर पाइपेट का यूज, हर चीज आपको पता होना चाहिए। यार मैंने पाइपेट जो उठाया सही उठाया है, इसके अंदर जो मैंने जितना वाटर लिया है या जो भी चीज ली है वो बिल्कुल एडिकेट अमाउंट में ली है, तो फोकस बड़ा जरूरी है। फिर कम्युनिकेशन, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट आप कर रहे हैं और आपके साथ टीम है एक पूरी, आपने कम्युनिकेट करना है, 4 स्टेप आपने करने हैं, तो आपने बताना है कि यार यहाँ यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब आपने दूसरे को बताना है, अब आपने आगे परसू करना है इसको। कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। ऐसी यही चीज आगे जो है ना लीड करती है टीम वर्क को भी, कि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उसका ही टीम वर्क जो है ना वो अच्छा होगा। फिर उससे नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर बड़ा जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट। कि आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज सेंट्रीफ्यूज के ऊपर लगाई है और उसका टाइम 10 मिनट्स है, आपने चीज सेंट्रीफ्यूज के ऊपर लगा लिया, अब आप खड़े हैं जी सेंट्रीफ्यूज के पास, या आप खड़ी हैं सेंट्रीफ्यूज के पास के 10 मिनट में ये होगा, तो मैं जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा जाऊंगी। तो उन 10 मिनट्स को आपने किस तरह यूटिलाइज करना है। आपने फॉर एग्जांपल चीज को सेंट्रीफ्यूज पे लगाया, आप उसके अंदर अगले उन्हीं 10 मिनट्स के अंदर कोई जेल पोर कर सकते हैं, कोई ट्यूब्स के ऊपर नंबरिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपने वो मैनेज करना है चीजों को। बायोटेक्नोलॉजिस्ट को ये सॉफ्ट स्किल्स जो है ना मेरी नजर में उसको आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड नुमान भाई। अच्छा, इसके बाद है हार्ड स्किल्स। जो पाकिस्तान में मैंने अभी तक प्लांट साइंसेस की, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की जितनी डिफरेंट कंपनीज में मैं फिरा, मैंने देखा अभी तक अपने 2 साल मुझे एक्सपीरियंस हुआ प्राइवेट जॉब का। उससे अलावा भी पहले मैं जो है ना अपने 5th सेमेस्टर से डिफरेंट कंपनीज को विजिट करना मैंने स्टार्ट किया हुआ था, जाता था खुद से और उन्हें देखता था। तो मुझे लगता है यही वाली जो हार्ड, ये तमाम वो स्किल्स हैं जिन्हें मैंने प्रैक्टिकली होते देखा है अभी तक।
इसके अलावा भी अगर कोई हो तो आप अपने फीडबैक में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अगर किसी को कोई इसके अलावा इल्म हो। तो ये वो चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली जो है ना वो इस्तेमाल हो रही हैं। गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट के पास भी तमाम चीजें हैं, पब्लिक सेक्टर्स की कुछ यूनिवर्सिटीज और जिनके पास जो है ना ये तमाम चीजें मौजूद हैं, उधर भी हो रही हैं। तो लेकिन प्राइवेट में, मतलब अगर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट में पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है, अगर आपको कोई स्किल आती है, आप प्राइवेट कंपनी में किसी भी वक्त जाते हैं, उनको सीवी देते हैं, उसी वक्त आपका इंटरव्यू होता है, आपकी जॉब हो सकती है। गवर्नमेंट में आपको पता है एक लंबा प्रोसीजर है, डेट आती है, टेस्ट देते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो प्राइवेट कंपनी को मैंने इसलिए ज्यादा फोकस किया कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अब निकल रहे हैं, तो तमाम गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट के सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में नहीं जा सकते। अच्छा, अब मैंने इनको जो है ना प्रायोरिटाइज किया है कि जो सबसे ज्यादा चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो उनको शुरू से लेकर मैं एंड तक आए जो होते देखी है मैंने। सबसे पहले तो आपको, जाहिर सी बात है, अगर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपको जो है ना लैब के इक्विपमेंट्स और केमिकल्स का पता होना चाहिए, किस तरह जो है ना वो बनते हैं। या क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं उनकी डिग्री हो जाती है, लेकिन उनकी जो है ना वो केमिकल आइडेंटिफिकेशन भी उनको जो है ना प्रॉपर नहीं आ रही होती, इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन भी नहीं आ रही होती। तो सबसे पहले बेटा ये चीज तो जो है ना, अगर आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे जॉब के लिए जाएंगे और वो आपको लेबोरेटरी विजिट करवाएंगे और वो सेंट्रीफ्यूज पे हाथ रख के पूछें क्या है, और आप कहेंगे पीसीआर मशीन है, तो आप शायद सिलेक्ट होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएं। तो ये तमाम चीजें जो है ना आप लोगों को आनी चाहिए, कौन सा जो है ना वो लैब इक्विपमेंट है, कौन सी कंपनीज जो है ना वो बनाती हैं ये, आपको सिंगल क्लिक होना गूगल आपको चीजें मिल जाएंगी। या आपने ये तो पहले आनी चाहिए। दूसरा, टिश्यू कल्चर। इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर टिश्यू कल्चर का जितना तेजी से रुझान मुझे बढ़ता नजर आ रहा है, तो मुझे मेरा अपना आइडिया है, जिस तरह कंपनीज मीटिंग्स कर रही हैं, जितने स्टेक होल्डर्स मीटिंग कर रहे हैं, और वो आगे टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर पे मतलब लगाना चाह रहे हैं, और उसको आगे जो है ना फिर एक्सपोर्ट भी और विद इन कंट्री जो है ना, क्योंकि हम मोस्टली चीजें जो है ना जो टिश्यू कल्चर के जरिए ग्रो होती हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं, लाइक पोटैटोज। पोटैटोज का सीड आप इस कन्वर्सेशन के बाद जरा गूगल कीजिएगा, G1 G2 G3 जनरेशन 1 2 3, जो वायरस फ्री सीड होता है वो थ्रू हम टिश्यू कल्चर बनाते हैं। और जितना अर्ली जनरेशन का सीड होगा उसकी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी। पंजाब का जो एरिया है साहिवाल वाला और दीपालपुर वाला, उधर अरबों रुपए का जो है ना पोटैटो सीड जो है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। अब पेप्सी कोला भी अपना, पेप्सी जो है जो लेस यहाँ पे बनाती है, वो भी जो है ना अपना सीड बाहर से इंपोर्ट करती है। अब पाकिस्तान में हमारी कंपनी जिस तरह युक्सिल है, इसने भी अपनी जो है ना टिश्यू कल्चर की फैसिलिटी बनाई, और ये इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सीड को पाकिस्तान के अंदर खुद बनाएं टिश्यू कल्चर के जरिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर कामयाब हो गए हैं। अब इसे कमर्शलाइज करना है। इसके अलावा और डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अब पोटैटो सीड जो है टिश्यू कल्चर के जरिए बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो टिश्यू कल्चर की टेक्निक जिसको आती है, ना सिर्फ पोटैटो, स्ट्रॉबेरीज, बनाना, कराची के अंदर बनाना की काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट है, सिंध के अंदर है, डेट पाम, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इन सब की जो है वो टिश्यू कल्चर स्टार्ट हो जाए, और टिश्यू कल्चर के जरिए आप सीड या प्लांट्स सेल करें विद इन कंट्री, तो इसका काफी ज्यादा स्कोप है। और जितने बिजनेसमैन हैं बड़े, वो इसके अंदर काफी इंटरेस्टेड हैं, और वन बाय वन जो है ना अब ये कंपनीज ओपन होती जा रही हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन बेसिक सी टेक्निक है, आनी चाहिए आप लोगों को। जब भी आप किसी कंपनी में जाएं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, तो डीएनए एक्सट्रैक्शन से मुतालिक सवाल भी होंगे, क्योंकि उनको इसकी जरूरत होगी। फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपको आना चाहिए किस तरह। और सिर्फ ये नहीं आना चाहिए आप लोगों को कि जी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, उसमें टैग कितना डलता है, और जो है ना डीएनटीपीज इतनी डलती हैं, और वाटर इतना डलता है, प्राइमर की कॉन्सेंट्रेशन ये रखी और डीएनए की ये रखी, और ये ट्यूब्स में बंद किया, सेंट्रीफ्यूज किया और उसको लगा दी। नो, आपको इसके हर एक जो इसके अंदर केमिकल यूज हो रहे हैं, जो उसका मास्टर मिक्स बनता है, जो उसकी रेसिपी है पूरी, हर एक का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। फिर पीसीआर के कितने स्टेप्स हैं, उसकी जो है लिड की हीटिंग, फिर उसके बाद जो है ना उसकी डीनेचरेशन, उसके बाद एनीलिंग, उसकी एक्सटेंशन, ये इसके ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टाइम्स किस तरह होने चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी के अंदर हम पहले पीसीआर करते थे और उसकी प्रोफाइल टाइम था 3 आवर्स।
अच्छा, 3 आवर्स का जो टाइम था उसके अंदर डीनेचुरेशन 5 मिनट, 35 टोटल साइकिल्स थे। और जो है ना फिर उसके बाद जो एक्सटेंशन 10 मिनट, एनीलिंग जो है ना 1 मिनट। हमने उस प्रोफाइल को शॉर्ट किया और उस प्रोफाइल को शॉर्ट करने के बाद 1 घंटा 20 मिनट के ऊपर ले आए। 3 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट हर चीज का टाइम शॉर्ट किया। और वही प्राइमर हमने उसको जो है ना लगाया। पहले हमने कैलकुलेशंस की, क्या ये 1 घंटा 20 मिनट के ऊपर भी हमें जो है ना वो प्रोडक्ट देगी, एम्पलीफिकेशंस देगी। तो वो वैसे ही हुआ, इट वर्क्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने 3 घंटे का प्रोसीजर 1 घंटा 20 मिनट के ऊपर कर दिया। अगर हमें ये इल्म ही ना होता, ये सारी चीजें पता ही ना होती, तो कंपनी जो है ना वो पूरी जिंदगी या 3 घंटा वो पीसीआर चलाती रहती। और वो देखें अब आप कितना आगे टाइम सेव होगा कि अगर दिन के अंदर हम एक पीसीआर करते थे तो अब दिन के अंदर हम 2 पीसीआर कर सकते हैं। एफिशिएंसी भी बढ़ गई और इवन के रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे हैं कम टाइम के ऊपर। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट को जो है ना हार्ड स्किल्स के अंदर ये स्किल आनी चाहिए। सिर्फ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था। आप लोगों को उसका बेसिक प्रिंसिपल, और जब आप बेसिक प्रिंसिपल आप समझ लेते हैं किसी भी चीज का, आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसे अपनी तर्ज पे ढाल सकते हैं किसी हद तक। फिर है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स के जो है ना हम एनालिसिस कर लेते हैं, उनको क्वांटिफाई कर लेते हैं, उनकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जरिए। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई जो है ना एक्सट्रैक्शन की है या पीसीआर किया है या कोई भी चीज किया, तो आप उसे एग्रोस जेल पे या पोलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज के ऊपर रन करेंगे, वो आप समझेंगे। तो मैं इसको अब शॉर्टली सारी चीजें जो है ना वन बाय वन जो है ना वो बताता जाता हूँ, क्योंकि टाइम मैंने देखा है वो हमारा थोड़ा रह गया है। फ्लो साइटोमेट्री एक टेक्निक है, इसको आप गूगल करें, समझे, पढ़ें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो है ना मुझे तो 2 या 3 जो है ना फ्लो साइटोमेट्री की मशीन है जो सिस्मैक्स कंपनी की है, पोलाइडी एनालाइजर के नाम से, वो मुझे दिखी है। बाकी मैंने काफी ज्यादा डिफरेंट प्राइवेट कंपनी से भी पूछा, नहीं दिखी। लेकिन इनका आगे जो है ना स्कोप ज्यादा है। अब इसका स्कोप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा सा रिलेट करके आपको बताता चलूं। टाइम कम है लेकिन फिर भी जरा शॉर्ट करता हूँ। देखें, फ्लो साइटोमेट्री जो है ना आपको बेसिकली सेल काउंट्स काफी सारी चीजें बताती है। आप इसे गूगल कीजिएगा, मैं प्लांट के साथ इसको अभी आपको बताता हूँ। ये हमें क्रोमोसोम लेवल भी बताती, प्लाइडी लेवल भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको अगर कैलिब्रेशन इसकी प्रॉपर कर लें तो हम एक प्लांट जो है उसको हम उसका एक्सट्रैक्ट लेकर इस मशीन के अंदर अगर हम दें, तो ये हमें बता देती है ये डिप्लॉइड प्लांट है या टेट्राप्लॉइड प्लांट है या हेक्साप्लॉइड प्लांट है, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, सीडलेस वाटरमेलन का आपने नाम सुना होगा। अब किसी भी चीज में सीड्स जो है वो मियोसिस के बाद बनते हैं। अगर आप क्रोमोसोम को उसको इवन की बजाय ऑड नंबर के ऊपर ले जाएं, मतलब डिप्लॉइड की बजाय ट्रिप्लॉइड कर दें, या टेट्राप्लॉइड की बजाय पेंटाप्लॉइड कर दें, हेक्साप्लॉइड की बजाय भी पेंटाप्लॉइड कर दें, तो उस प्लांट के अंदर जो है ना सीड फॉर्मेशन नहीं होगी। फ्रूट बन जाएगा, सीड फॉर्मेशन नहीं होगी। अब आप उसको क्या करते हैं, हम प्लांट्स को, डिफरेंट प्लांट्स को जो है ना म्यूटेट करते हैं या उनको हम पोलन के जरिए ग्रो करते हैं। वो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं। हम उसको फिर इस मशीन के जरिए, फ्लो साइटोमेट्री के जरिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहते हैं, क्या हमारा प्लांट जो है ना ट्रूली हैप्लॉइड है या ट्रूली जो है ना डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है या पेंटाप्लॉइड है या हेक्साप्लॉइड है। तो जब आपको ये मशीन यूज करनी आएगी तो आगे जो है ना, जिस तरह बनानास जो हैं, वो इस वक्त जो आपके पेंटाप्लॉइड्स बनाना है उनका साइज जो है आम नॉर्मल बनाना से तकरीबन 3 गुना ज्यादा होता है। और आपके सारे यूरोप के अंदर, इवन मिडल ईस्ट के अंदर भी जो है ना वो लाइक किए जाते हैं, उनको खाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आप इस मशीन के जरिए अगर आपको उसका यूज आता है, तो पाकिस्तान के अंदर 2 मशीन्स जो है ना, 2 इक्विपमेंट जो और डिफरेंट कंपनीज हैं वो इसको इंपोर्ट कर रही हैं, मंगवा रही हैं। तो ये भी गाहे बगाहे इसका भी जो है ना आगे जो है वो स्कोप और ये स्किल भी आपको आनी चाहिए। फिर इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, कि आप किसी भी प्लांट, किसी भी चीज को आपने गूगल के ऊपर सर्च किया, उससे रेलिवेंट डाटा निकाला। एनसीबीआई एक मशहूर वेबसाइट है, वहां से उसका जीनोम का डाटा निकाला या जीन्स का डाटा निकाला या उसके जीन बैंक का डाटा निकाला, दैट्स इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये आपको दुनिया के साथ कनेक्ट रखता है, आपको पता होता है। तो ये एक ड्राई लैब की एक टेक्निक है, जिधर आप सिर्फ लैपटॉप पे बैठे होते हैं और आप क्रोमोसोम को भी पूरा एनालाइज कर लेते हैं, डिफरेंट जीन्स उठा के
जस्ट सॉफ्टवेयर के जरिए, तो ये आपको आनी चाहिए। फिर HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो है ये कम है अभी इस वक्त प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मुझे कम दिखी हैं। बाकी और इनका यूज ज्यादा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, लाइक पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह। प्लांट के अंदर कम है, लेकिन आपको ये टेक्निक भी आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड नुमान भाई। अच्छा, स्कोप स्कोप ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। बेटा मैंने कोशिश की कि मैं डिफरेंट कंपनीज और उनके लिंक्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, कि आप एक लिंक पे नुमान भाई आपके साथ ये बात के अंदर जो है ना शेयर कर लेंगे स्लाइड्स। तो आप जब इन लिंक्स को क्लिक करें तो मैंने डिफरेंट ये कंपनीज हैं, इनकी जो लैब्स हैं उन लैब्स की तस्वीरें और इनकी वेबसाइट जो है ना आप उधर जाकर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी कंपनीज किस किस चीज के ऊपर जो है ना वो काम कर रही है। इस तरह झंग की कंपनी है। झंग एक छोटा सा शहर है पंजाब का, लेकिन उनकी उनकी ये कंपनी है, हाफिज ग्रुप ऑफ कंपनीज। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। टिश्यू कल्चर के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। इनके एग्रीकल्चर फार्म्स भी हैं और प्लांट टिश्यू कल्चर भी करते हैं। स्ट्रॉबेरी का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। तो एक प्राइवेट ग्रुप है। अगर आप इस ग्रुप के अंदर अपनी जो है ना CV लेकर जाते हैं और उनको बताते हैं, सर मेरे पास स्किल है, आई हैव दिस स्किल, आई कैन टिश्यू कल्चर इन योर लैब एंड आई कैन प्रोड्यूस ट्रमेंडस प्लांट्स। तो ये आप लोगों को कौन जो बिजनेसमैन है वो ये मतलब सोचेगा कि यार एक बंदा मेरे फायदे का और उसको मैं हायर ना करूं। तो ये आपको जरूर जो है ना डिफरेंट ये जो कंपनीज हैं, अगर आप स्किल्स सीख लेते हैं और उधर जाते हैं तो आपको जरूर जो है ना ये एंटरटेन करेंगे। नेक्स्ट है जलंधर जलंधर सीड प्राइवेट लिमिटेड। जलंधर सीड का बहुत बड़ा सेटअप है इस वक्त पोटैटो टिश्यू कल्चर में। 2010 के अंदर ये लोग स्टार्ट हुए थे और अब पोटैटो टिश्यू कल्चर की जो है ना एक्सपोर्ट भी करते हैं और लोकल भी जो है ना उसको देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है फार्मर्स को। फार्मर इनसे खरीदते हैं। इस वक्त हम जब बाहर से इंपोर्ट करते थे तो हमें पोटैटो का एक सीड कम से कम भी 20-25 रुपए का पड़ता था, और लोकली अगर ये 5 रुपए का भी सेल करें तो इन्हें 1 रुपए का सीड पड़ेगा और पर सीड ये 4 रुपीज कमाएंगे। मतलब जितने एकड़ के ऊपर सीड लगता है तो ये तकरीबन ईयरली बिलियंस के अंदर जो है ना पैसे कमा सकते हैं टिश्यू कल्चर के, जो ये शुरू हो चुके हैं और अब ये कमाएंगे इंशाल्लाह। यूक्सिल सीड एशिया हमारे पास पूरी, इस कंपनी में मैं हूँ। पूरी प्लांट टिश्यू कल्चर की फैसिलिटी मौजूद है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे देखेंगे। फिर इसके अलावा कृषि प्राइवेट लिमिटेड, आई एम मिस द लिंक। बाकी आप कृषि प्राइवेट लिमिटेड खुद ही गूगल करेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट नजर आ जाएगी, उधर आप देख सकते हैं। इनके रिसर्च आर्टिकल्स भी जो है ना पब्लिश्ड हैं। मतलब ये भी एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। तो ये लोग शुरू हुए थे, टिश्यू कल्चर करते हैं हर्ब्स का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, और उन्हीं प्रोडक्ट को या मतलब के प्लांट्स को यूज करते हैं अपनी मेडिसिन बनाने में। तो ये जो है ना काफी सारी चीजों का आपको कृषि के अंदर, कृषि में जॉब के बाद एक चीज का एडवांटेज होगा, आपको बहुत सारी चीजों का टिश्यू कल्चर जो है ना वो सीखने को मिलेगा। और टिश्यू कल्चर की जॉब आपको तभी मिलेगी जब आपको टिश्यू कल्चर करना आता होगा। टिश्यू कल्चर करना आने के लिए आपको उसकी हर एक बेसिक प्रिंसिपल जो है ना वो समझना है किसी भी चीज को करने के लिए। कि आपने अगर कोई उसके अंदर जो है हार्मोन यूज करने हैं जो डिफरेंट यूज होते हैं तो उनका क्या रोल है। हमने अगर एक टिश्यू कल्चर किसी एक प्लांट का करना हो तो अगर उसको हमने स्टार्ट लेना हो तो आपको तकरीबन 150 प्लस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के मीडिया के उसके अंदर आप उसे चेक करते हैं, फिर उसमें से एक आप चूज करते हैं। ये मैं आपको जनरल रेशो बता रहा हूँ। तो जो शुरू में मैंने आपको बात की थी, कंसिस्टेंट होना चाहिए और जो है ना पेशेंस होना चाहिए और आप में स्किल्स होनी चाहिए, ताकि जो भी कंपनी वाला आपसे काम करवा रहा है उसको पता हो यार ये आज नहीं तो कल हमें कुछ ना कुछ बना कर देगा। इस तरह कराची के अंदर DHA वाले जो है ना बाहर से इंपोर्ट करते थे ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर ब्यूटिफिकेशन, फॉर एस्थेटिक पर्पस। तो उन लोगों ने अपनी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बनाई, क्योंकि वो मिलियंस रुपीस के जो है ना बाहर से प्लांट जो है ना इंपोर्ट करते थे। उनका व्हाई नॉट वी कुड प्रोड्यूस आवर ओन टिश्यू कल्चर्स। सो दे हैव स्टार्टेड एंड दे आर ग्रोइंग टिश्यू कल्चर सक्सेसफुली। तो वो लोग भी जो है ना टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे हैं। आप उनकी जो है ये जो है ना लिंक पे जाके देखिएगा तो आप उनकी फैसिलिटी भी देखें। नेक्स्ट नुमान भाई। अच्छा, जिनोमिक लैब्स, मैं जिन कंपनीज को जानता हूँ जिधर मैंने विजिट किया, जो मेरे इल्म में है इस वक्त, बाकी आप लोगों को सिर्फ एक मैंने रास्ता दिखाया है इस प्रेजेंटेशन के जरिए। आप लोग खुद जो है ना वो गूगल करें, जाएं, देखें।
तो मुझे तो जो है ना तीन जो कंपनीज हैं जिनकी, बाकी इसके अलावा भी बेतहाशा कंपनीज में गया हूँ जिधर जो है ना जिनोमिक लैब्स हैं, जिधर डीएनए एक्सट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स अप्लाई होते हैं, प्लांट्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बड़ा प्रॉपरली हो रहा है। लेकिन मुझे तीन बहुत हाई टेक किस्म की जो है ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिनकी लेबोरेटरीज लगी है, गार्ड एग्री प्राइवेट लिमिटेड है, आई थिंक पाकपतन में जो है ना जो लोकेट करते हैं, और इनकी जो है ना रिसर्च के ऊपर पूरी जो है ना रिसर्च है। और इनके पास आई थिंक मोर देन 20 PhDs हैं। मास्टर्स के भी काफी जो है ना, जो जिन्होंने मास्टर्स किया है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय हैं। चाइना से भी लोग यहाँ पे जो है ना जॉब कर रहे हैं। तो ये राइस के ऊपर बड़ी जबरदस्त रिसर्च कर रहे हैं, और टोटली मॉलिक्यूलर मार्कर बेस्ड इनकी रिसर्च है। उसी की बेस के ऊपर मार्कर से सिलेक्शन करके जो है ना वो प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। फिर इसके अलावा फोर ब्रदर है, इनकी लाहौर के अंदर बड़ी जबरदस्त जिनोमिक हाईटेक लेबोरेटरी है। ये भी प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी कॉटन जो है उसकी बड़ी जबरदस्त वैरायटी जो है वो रिलीज की थ्रू मॉलिक्यूलर मार्कर सिलेक्शन। मॉलिक्यूलर मार्कर के जरिए जो है ना उन्होंने अपने मार्कर डेवलप किए, और जो है उनसे सिलेक्शन करके जो है एक बड़ी जबरदस्त सी प्रोडक्ट निकाली। फिर यूक्सिल सीड एशिया जिसके अंदर मैं हूँ, हमारे पास पूरी जो है जिनोमिक फैसिलिटी मौजूद है। तो उसके अंदर भी जो है ना हम मॉलिक्यूलर मार्कर बेस्ड सिलेक्शन करते हैं तमाम प्लांट्स की। नुमान भाई नेक्स्ट। अच्छा बेटा, मैंने ये एक जॉब एडवर्टीजमेंट एग्जांपल, जो कि एक ओरिजिनल एग्जांपल है, जिस तरह कर्शी ने एक जॉब पोस्ट की थी तकरीबन आज से 3 साल पहले। तो और भी इसके बाद जॉब्स हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अच्छा इसका फॉर्मेट लगा तो कि स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट करने में अच्छा था। तो ये देखिए, कर्शी प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, और ये जॉब क्या दे रही है, साइंटिफिक ऑफिसर टिश्यू कल्चर। ठीक है। अच्छा, कंपनी नेम जो इस तरह पोस्ट की है, का रिसर्च जो जो है ना सेक्टर है, रिसर्च विंग जो है कंपनी का, कर्शी रिसर्च इंटरनेशनल, उधर ये जॉब है। फंक्शनल एरिया सिर्फ लेबोरेटरी बेस्ड जॉब है। ठीक है। फिर उसके बाद जॉब टाइटल जो है ना वो है साइंटिफिक ऑफिसर टिश्यू कल्चर। आपने टिश्यू कल्चर को देखना है। ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन, आपकी बीएस अगर आपकी एजुकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप जो है वो जो है इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस आप देखें, आप एक्सपीरियंस जो मिनिमम 1 ईयर लिखता है ना, किसी भी कंपनी में जाकर उनको ये बताना कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। आप कैंसर मैंने फला प्रोजेक्ट किया है, उसमें मैंने टिश्यू कल्चर किया है, तो उसको भी एज एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं। तो 2016 में ये पोस्ट हुई थी। इस तरह इनकी तकरीबन साल के अंदर 4-5 जो है ना वो पोस्ट आती रहती है टिश्यू कल्चर की, और कंपनीज में भी आती है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एडवर्टीजमेंट पोस्ट की। नेक्स्ट नंबर में, इसके अलावा ये कुछ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट के अंदर आप एज जो है ना रिसर्च असिस्टेंट भी जॉब कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ आपको बेतहाशा सीखने का, अगर आपको रिसर्च असिस्टेंट 15,000 स्टाइपेंड के साथ भी आपको मिले, कोई साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो कभी भी आपने अगर इन इदारों में से किसी इदारे के अंदर जो है ना आपको चांस मिले, और जो उनके चांसेस आते रहते हैं, कभी मिस नहीं करना। आपको स्टाइपेंड इवन ना भी मिले, और अगर आपको सिर्फ बीएस के बाद या एमएस के बाद आपको जो है ना चांस मिले इन इदारों में काम करने का, तो इन इधर किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का, मिनिमम स्टाइपेंड के ऊपर भी तो जरूर कीजिएगा। इसको आप खुद देख लीजिएगा वन बाय वन। जो है इस वक्त टाइम बहुत कम रह गया नुमान भाई। नेक्स्ट। ठीक है। तो ये स्लाइड थी टोटल, और थैंक यू मारिया, क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब था। शी मेड ऑल प्रेजेंटेशंस फॉर मी। और अब आप लोगों के जो है ना वो जो है वो क्वेश्चंस देख लेता हूँ वन बाय वन। तो अब लास्ट 15 मिनट जो है उस्मान वो भाई, अब। बिफोर आप कुछ बोले, मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर एवरीवन कि आप सबने ज्वाइन किया। बाकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा उस्मान भाई का। आप लोग को सबको नहीं पता कि उस्मान भाई इस वक्त ये प्रेजेंटेशन मोबाइल से कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका लैपटॉप इनके पास नहीं है। तो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ से अपने पास डिस्प्ले की हुई है, शेयर की हुई है, और ये वहाँ से कर रहे हैं। तो इट्स रियली नाइस एंड गुड एफर्ट। और आप देखें कि इनकी कितनी ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी आप लोग को सिखाने में, बताने में, और बहुत सारी चीज़ें मैंने तो सीखी हैं। तो थैंक यू सो मच।